जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको कराया था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या एटमॉस्फेयर, और उससे पहले मैंने कराया आपको भूकंप। ठीक है, यानी सबसे पहले इसकी जो पिछली की क्लास है वो है आपकी अर्थक्वेक यानी भूकंप की। अब आपकी होने वाली है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, यानी अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती हैं। दोस्तों विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। माइंडेड जीके जीएस क्लास पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैंने पढ़ाने का पूरा वादा किया है। कमेंट भी आप करके जाना टॉपिक कैसा लगा। आज का ये आपका छोटा टॉपिक रहेगा क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में। तो टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब दोस्तों ये नाम से क्लियर हो रहा है। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, और समांतर यानी समानांतर मेरा तो देशांतर रेखा को यानी लॉन्गिट्यूड जो आपकी खड़ी हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। ये तो हुआ छोटा सा एक टॉपिक का नाम। अभी तो पिक्चर बाकी है, इंट्रो चालू अभी हुआ ही नहीं है, पिक्चर भी बाकी है। अभी तो नाम पढ़ाया आपने। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा हम पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का पता कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी टाइम क्या डिसाइड होता है अलग अलग कंट्रियों में, और जो चेंजिंग होती रहती है हमारी पृथ्वी में, और टाइम भी चेंज होता है अलग अलग कंट्रियों में, और कितने डिग्री का अंतर होता है हर एक जगह पर। यानी दो देशांतर रेखाओं के मध्य में कितने डिग्री का अंतर होता है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में कितने डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, हमारे इंडिया का टाइम कितने आगे है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, अटलांटिक आर्कटिक कितने कितने डिग्री के एंगल पर हैं, कर्क रेखा कितने डिग्री के एंगल पर है, भूमध्य और मकर रेखा। तो दोस्तों विस्तार पूर्वक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सबसे पहले आप लिखें कि पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पहले अध्ययन करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा पृथ्वी के बारे में। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, तो पृथ्वी में किसी स्थान की किसी जगह स्थान किसी जगह स्थान की भौगोलिक किसी स्थान या जगह की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सिंपल डेफिनेशन। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में मार्कर चेंज करता हूँ, ये थोड़ा गैस बन रही है इसके, तो एक बार
देखें अपनी डेफिनेशन को। ठीक है, तो हमारे ने कहा था किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति या स्थान हो आपका जगह हो, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए उससे पहले हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में, फिर हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। उससे पहले मैं आपको पृथ्वी के बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों ये आपकी कुछ पृथ्वी, इसका आकार ऐसा होता है। दोस्तों हमारी पृथ्वी कभी भी गोल नहीं है, जो आपका थोपड़ा है उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का आकार है। आपका थोपड़ा कभी गाल पिचके हुए हैं तो कभी आंखें अंदर धसी हुई हैं। ठीक है, तो थोपड़ा जैसा हमारा है उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है। इसका गोल शेप नहीं है, कहते हैं अंडाकार है, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पर्वत हैं, पहाड़ हैं, क्या धुचकेगी नहीं? इसे कितना परसेंट पानी है, तो गड्ढा गुड्डी तो होने चाहिए। अब दिमाग लगाओ, लॉजिक मतलब सेंस, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, ना ही अंडाकार है। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री के एंगल पर क्या झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो 25 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है? वो है आपका मंगल ग्रह। बट ये 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, तभी हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से रेखा जो होती हैं वो होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो यानी लेटी हुई, तो लेटीट्यूड को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। क्या हो गई? अक्षांश रेखाएं। तो नाम भी लिख देते हैं हम अक्षांश, यानी लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, यानी इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। लाइंस यानी अनेक लाइनें। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। अब ये पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का ये क्या है? ये आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका पृथ्वी का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ओके। अब जो हमारी पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनमें कितने डिग्री का अंतर होता है, और जो हमारी पृथ्वी की जो अक्षांश रेखाएं होती हैं कितनी होती हैं? तो दोस्तों यदि हम भूमध्य रेखा से समारें, इक्वेटर लाइन से समारें, ये आपकी क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, समझो। ठीक है, यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो पृथ्वी की रेडियस पता चल सकता है, आधे हिस्से को रेडियस तो 6400 किलोमीटर होती है। अब पृथ्वी जो हमारा नक्शा है वो यहीं पर है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, मतलब कर्क रेखा पर। ठीक है, ओके। तो ये होती है आपकी कर्क रेखा। यहाँ पर क्या होती है? कर्क रेखा। ठीक है, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पीछे भी बताऊंगा इसको। ये आपकी कर्क रेखा होती है, और ये होती है आपकी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन। क्या होती है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, और इससे नीचे जस्ट ये होती है आपकी मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, इंग्लिश में मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या कहते हैं? नाम मुझे तो हिंदी से मतलब है, हमें तो हिंदी से मतलब है। ठीक है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए, ट्रॉपिक कैंसर ये नाम से अटपटे हैं। ठीक है, अब नाम याद रख लेना कि कर्क रेखा होती है भूमध्य रेखा से जस्ट ऊपर, और भूमध्य रेखा से जो जस्ट नीचे होती है वो होती है आपकी मकर रेखा। अब पूछ सकता है मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य में कौन है, मतलब नाम बताइए उसका। तो आपकी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है। कौन सी लाइन है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, एक बार देख लें इसे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम भूमध्य रेखा के बारे में। किसके बारे में? टॉपिक का नाम है आपका भूमध्य रेखा, मेरा मतलब अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं इसे? अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये है आपका, यदि हम पृथ्वी की डायरेक्शन को फॉलो करें तो ये है आपका वेस्ट, एक मिनट, वेस्ट नहीं है ये है आपका ईस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका वेस्ट, और ये है आपका साउथ, यानी पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण,
पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब हम बोलेंगे तो अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। तो अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ तक खींची गई हैं। तो अक्षांश रेखा इस पॉइंट से मैंने चालू की थी, इस पूरे पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक इधर साइड में मैं लेकर गया था। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पश्चिम से मेरा मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखें, 1 मिनट में मार्कर लेकर आता हूं दूसरा। तो मैं मार्कर लेकर आ गया हूं। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, पहले पॉइंट में पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं या अक्षांश रेखाएं कहते हैं, क्योंकि एक से अधिक हैं तो अक्षांश रेखा लिख लो, ठीक है। यानी वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारी पश्चिम, मेरा मतलब पूर्व से पश्चिम की खींच, मेरे दिमाग में वेस्ट क्यों आ रहा है, पहले होना चाहिए ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई इमेजरी लाइन को लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं। वेस्ट, अरे फिर आ गया, ईस्ट टू वेस्ट इमेजरी लाइन को जो हम खींचते हैं उन्हें हम लैटिट्यूड लाइन्स कहते हैं, ठीक है। इतनी इंग्लिश काफ़ी है, ठीक है। एक बार नोट करें डेफिनेशन, फिर मैं रब करूंगा, फिर नीचे की साइड में दिखता नहीं है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलो आपको दिख रहा, चलो दिख रहा हूँ, यहीं पर करा देता हूँ। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है, जो हमारा होता है अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पर, यानी उत्तर से दक्षिण, मेरा मतलब पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण मानो आप, तो जो 1-1 डिग्री के अंतराल पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है, 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इनकी मतलब क्या होती है, दूरी होती है, वो कितनी होती है, 112 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितनी होती है, 111, ठीक है। मैं लिखाता हूँ, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जो मैंने इससे पहले पॉइंट बोला था उसको भी मैं नोट करूँगा। अक्षांश रेखाएं उत्तर से दक्षिण, अक्षांश रेखाओं में उत्तर से दक्षिण, समझें, आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब देखो, ये है आपका भूमध्य रेखा, 1 मिनट, मार्कर चेंज, ये है आपकी इक्वेटर लाइन। अब इक्वेटर लाइन से उत्तर से दक्षिण, उत्तर चले गए और दक्षिण की साइड में चले गए। जो उत्तर से दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 डिग्री का एंगल का निर्माण होता है। अब देखो 1 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाएं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही मैं पॉइंट बोलना चाहता था पहले, ठीक है, नोट कर लें।
ठीक है, चलो अब लिखेंगे हम दूसरा पॉइंट। भूमध्य रेखा से, अभी मैंने बताया था, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल पर, 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 डिग्री के अक्षांश वृत्त बनते हैं। अक्षांश वृत्त बनते हैं। अक्षांश वृत्तों की संख्या, दूसरा पॉइंट है ये, अक्षांश वृत्तों की संख्या 101 मिनट 90 प्लस में 90 प्लस में 1 मिनट प्लस में 1 प्लस में 1 कितने हो गए? 182। ठीक है, इसको भी नोट करें आप। ठीक है, अब मैंने 182, 1 को काटो, 181 लिखो, क्योंकि ये क्यों लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने इक्वेटर लाइन। क्या? इक्वेटर लाइन। ठीक है, मैंने इसको 90 इसलिए लिखा है, मेरे पॉइंट से लेकर, यानी भूमध्य रेखा से लेकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो आपके अक्षांश वृत्तों की संख्या होती है वो आपकी 90 होती है। अब मैंने एक काउंट क्यों किया है इसमें? एक आपका भूमध्य रेखा समा रहा है मैंने, भूमध्य रेखा जो आपकी जा रही है वो भी मैंने इसमें काउंट कर दी है, तो आपकी 9 दूनी 18 यानी 180 प्लस 1 181 होते हैं। यदि हम इन पोलों को ऐड ना करें, बिंदु मान लें इनको, तो आपकी 2 कैंसिल हो जाएंगी, 2 नंबर कैंसिल हो जाएंगे, आपको बचेंगे 179 कुल टोटल संख्या। यदि हम ध्रुवों को बिंदु मान लें, यानी पोलों को बिंदु मान लें, तो 181 में तो 2 कैंसिल, 179 संख्या बचेगी। ठीक है, ओके, नोट करें इसको भी। ठीक है, चलो इस पॉइंट को लिखा ही देता हूं मैं। ठीक है, यदि, लिखो, पॉइंट को लिखा रहा हूं मैं, लिख लो। यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए, बिंदु मान लिया जाए, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 बचती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को पॉइंट मार रहे हैं, तो 181 में से 2 कैंसिल करेंगे तो 179 बचेंगे, 179। ओके, पॉइंट को नोट कर लें को। ठीक है, नोट कर लिया? 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपके लिए, नोट करो। ठीक है, ओके, अब है आपका सेकंड पॉइंट। जो आपकी अक्षांश रेखाएं
ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे दो अक्षांश रेखाओं के जो मध्य में दूरी होती है, या दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में बने जाल को हम एक नाम देते हैं जिन्हें हम कहते हैं जोन। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य में बने जाल को हम क्या कहते हैं, गोरे। ठीक है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं या दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे के नाम से या जोन के नाम से जानते हैं। और मेरा तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने जाल को हम क्या कहते हैं, ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य बने जाल को ग्रिड के नाम से जानते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अक्षांश और देशांतर। अब आती है अक्षांश रेखाओं के मध्य। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य बने जाल को हम क्या कहते हैं, या दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं हम जॉन के नाम से। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, वो मैं आगे कराऊंगा अगली वीडियो में। इसे जॉन के नाम से जानते हैं। ऐसे आप लिख लेना जो मैंने अभी बोला है, लिखने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि बड़ा दिन और छोटा दिन कब होता है। ठीक है, बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, 21 जून की बात है, जब सूरज उत्तरी ध्रुव पर एकदम लंबवत परपेंडिकुलर चमकता है, तो उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यदि साउथ पोल पर चमकता है एकदम परपेंडिकुलर, तो 22 सितंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को होता है नॉर्थ पोल पर, जब सूरज परपेंडिकुलर लंबवत एकदम लंबवत चमके। ठीक है, भूमध्य रेखा पर एकदम लंबवत चमके, भूमध्य रेखा पर एकदम लंबवत चमके तो 90 डिग्री का एंगल निर्माण करेगा। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। भूमध्य रेखा की बात हो रही है। ठीक है, किसमें, उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है। यदि भूमध्य रेखा पर साउथ पोल से लंबवत चमके तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। ये आप पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके। आपके दिमाग में तो एक कन्फ्यूजन हो रहा कि भूमध्य रेखा तो कॉमन आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप। यदि कर्क रेखा के लंबवत चमके सूरज परपेंडिकुलर, तो उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा। यदि मकर रेखा के सबसे लंबवत चमके परपेंडिकुलर चमके, तो 22 सितंबर को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। अब तो नहीं है, कोई कॉमन चीज़ नहीं है। अब तो समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है, ये होती है 4075.16 किलोमीटर। ठीक है, ओके, नोट करें इसे। ठीक है, एक मिनट। भूमध्य रेखा की लंबाई ये तो बहुत छोटी हो गई, 40,075.16 किलोमीटर। ये होती है हमारी इक्वेटर लाइन की लेंथ। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। ये आपकी त्रिज्या खाली। ठीक है, त्रिज्या है पूरी, कितनी हो गई त्रिज्या किसकी, पृथ्वी की। यदि हम पूरी देखें हम नॉर्थ से साउथ, तो इसमें इंटू करा दो 2 का। एक मिनट, ये तो 64,000 हो गई, 64। ठीक है, तो कितनी हो गई, 128 जीरो, इतनी होती है किलोमीटर में। ये 6400 किलोमीटर होती है। इसमें कभी कभी 6471 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका होता है टॉपिक यहीं पर ख़त्म। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो आपकी पृथ्वी होती है, 1 मिनट, आर्कटिक और अंटार्कटिक, इसको भी बता ही देता हूँ।
आर्कटिक वृत्त का निर्माण और अंटार्कटिक वृत्त का निर्माण। ये समझो हमारी ये पृथ्वी है, समझ लो डिब्बा है और का है। एक मिनट, इस पर तो ज़्यादा ही वो हो जाएगी कंट्रोवर्सी। चलो मैं इसे ही समझा देता हूँ, इससे ही समझा देता हूँ, ठीक है। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये होती है इसकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये होती है मकर रेखा और कर्क रेखा, ठीक है। ये होती है आपकी कर्क और ये होती है आपकी मकर, ठीक है। यहाँ पर होती है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 23.5 डिग्री, यहाँ पर होता है 23.5 डिग्री, उसके बाद इससे ऊपर 66.5 डिग्री, जिसे कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त, ठीक है। और ब्लैक ही पेन का यूज करते हैं। और इसके नीचे जस्ट ये होता है आपका अंटार्कटिक। क्या होता है? अंटार्कटिक, 66.5 डिग्री लिख लेना अंटार्कटिक, ठीक है, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्थ पोल और ये होता है आपका साउथ पोल, ठीक है। क्या हो गया? साउथ पोल। इधर साइड में भी देखें हम तो 0 डिग्री किस पर? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री, मकर रेखा पर भी कॉमन है, उसके बाद अंटार्कटिक और आर्कटिक कॉमन है 66.5 डिग्री, ठीक है। ये होते हैं आपके वृत्तों का निर्माण, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। अब हम पार्ट पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लाइन और इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में। और देशांतर रेखा को भी कवर कर देंगे। सो ये आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आपको मतलब आपको मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना है, जो हमारा कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है इंडिया में एकर, और जो हमारी इंटरनेशनल टाइम लाइन है वो कितने देशों से होकर गुजरती है, और हमारा टाइम, इंडिया का टाइम और देशों से कितने घंटे आगे चल रहा है, वो मुझे आपको कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देना। 3 क्वेश्चन होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी क्लासेस के साथ। चलो मैं हिंट दे जाता हूँ। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो आपकी इंटरनेशनल टाइम लाइन है वो गुजरती है आपकी हमारे 5, जो 82 है ना, 82, वो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने कौन सा पूछा था? चलो मुझे ध्यान नहीं है, पर इन 8 राज्य और 5 राज्य का मुझे नाम बताना है, ठीक है, अलग अलग करके कमेंट करके। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको भी मुकाम वो हासिल होगा जो आप अपने माँ बापू की आंखों में देखते हैं। वो भी एक दिन आपका मोटिवेशन बनता तो है और बन के भी पूरा होगा, ठीक है। इसलिए माँ बापू का रेस्पेक्ट कीजिए। इस पूरी दुनिया में माँ बापू से बढ़कर कोई नहीं है। यदि माँ बापू के आपको सपने को पूरा करना है तो मेहनत कीजिए, और आपके माँ बापू के ही चरणों में स्वर्ग है, सब जन्नत आपके माँ बापू के चरणों में है। आप कहीं भी मत भटकिए, ठीक है, क्योंकि माँ बापू सबसे बड़े भगवान हैं, ठीक है। कहते हैं ना लोग, उस भगवान के दर्शन करने चलते हैं, उस भगवान के दर्शन करने चलते हैं। अरे भाई, आपके ही घर में क्या है, भगवान बैठे हैं 2-2, उनकी सेवा कीजिए, फिर देखिए आपको क्या जन्नत मिलता है। मैं कहता हूँ आप अपने माँ बाप की सेवा कर लो। देखो मैं कहूँगा ना दिल से अपने माँ बाप की, तो आप मतलब गलती मानोगे। मैं अपने माँ बापू को इतना चाहता हूँ कि आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप अपने माँ बापू की रेस्पेक्ट कीजिए, सबकी रेस्पेक्ट कीजिए, अपने बड़ों की है, बट अपने माँ बापू इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपके माँ बापू चले जाएंगे ना, तो यूँ समझो आप दुनिया में कोई नहीं रहा, इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं रहा। और इस एज में सबसे ज़्यादा दुश्मन, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का दुश्मन जो होता है ना, उसके माँ बापू होते हैं। इस एज में ये समझो पूरी यूनिवर्स में और कोई दुश्मन नहीं है, उसके माँ बापू हैं। इस एज में बता रहा हूँ मैं, 15 से 20 की एज में। यदि आप 45-50, मेरे मतलब 45 और 30 एज के हो जाएंगे ना, तब याद करोगे हाँ यार माँ बापू कोई चीज़ थी। आज इस टाइम होते तो अलग ही आनंद आते, ठीक है। माँ बापू कभी नहीं चाहते कि हमारा जो बालक है, जो भी है, वो गलत रास्ते पर नहीं जाए, ठीक है। आपके माँ बापू चाहे कितने भी गंवार कितना हो, क्यों ना हो, बट वो संस्कार एक अच्छे शिक्षक से देते हैं, अच्छे शिक्षक से अच्छे संस्कार देते हैं वे, ठीक है।
सब जानते हैं भी, ठीक है। ऐसा नहीं है जो इंसान गंवा रहा है वो कुछ नहीं कर सकता। इंसान गंवा रहा है, पूरे दामों को क्यों गिन लेता है, क्यों अलग अलग प्लेसों पर पहुंच जाता है, क्यों वो समझता है दुनिया को। भाई टैलेंट की कमी नहीं है गंवार के भी पास, ठीक है। आज के टाइम गंवार भी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ो और सब काम करो। तो मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, इस टॉपिक को कवर कर लेना। तो थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए, और मुझे प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।